कि हम बच्चों को शिक्षित करें, अच्छा माहौल दें, एक भाईचारा कायम हो। तो हमारा तो ये मुद्दा है और उस जो इस चीज़ को पसंद करेगा वही हमारे साथ जुड़ेगा। मानना है कि हमें मौका मिलेगा तो हम वो करके दिखाएंगे जो पहले किसी ने कभी नहीं किया होगा। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने क्षेत्र के लोगों को प्यार किया है और क्षेत्र में मतलब एक जुनून के साथ काम किया है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। बिजनौर की लोकसभा सीट काफ़ी चैलेंजिंग है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर बसपा की जीत हुई थी। अगर वोट बैंक की बात करें तो यहां पर दलित और मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं। इस लिहाज से मुस्लिम और दलित जिसके पलड़े में चले जाते हैं उनकी जीत पक्की हो जाती है। लेकिन इस बार एनडीए यानी कि आरएलडी के खाते में यहाँ की लोकसभा सीट गई है और सपा यानी इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। तो यहाँ पर ये समझना काफ़ी दिलचस्प होता है कि इस बार का बिजनौर की लोकसभा सीट पर क्या समीकरण होगा। तो हमारे साथ इस बात को समझने के लिए सपा की पूर्व विधायिका रुचि वीरा जी हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी स्वागत सबा जी। आपसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या आप चुनाव लड़ रही हैं इस बार बिजनौर की लोकसभा सीट पर? देखिए, बिल्कुल पूरी उम्मीद है मुझे टिकट मिलने की और 100% चुनाव लड़ूंगी मैं यहाँ। अच्छा, तब हम शुभकामनाएं आपको दे सकते हैं। धन्यवाद। हाँ। तो किस आधार पर इस बार चुनाव होगा, क्या समीकरण है बिजनौर की सीट पर? देखिए, समीकरण तो भाई कोई मैं नहीं समझती कि समीकरण कोई मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए, विषय ये होना चाहिए कि विकास कैसे हो इलाके का, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, किस तरीके से लोगों को इलाज की व्यवस्था मिले, सड़कें कैसे ठीक हों, स्कूल कॉलेज कैसे बने या यूनिवर्सिटी कैसे बने। सवाल ये होना चाहिए। समीकरण तो अपनी जगह है। हमारा तो सीधा सीधा सा ये है कि विकास के मुद्दे पे ही हम हमेशा चुनाव लड़े हैं कि हम बच्चों को शिक्षित करें, अच्छा माहौल दें, एक भाईचारा कायम हो। तो हमारा तो ये मुद्दा है और जो इस चीज़ को पसंद करेगा वही हमारे साथ जुड़ेगा, जो विकास चाहेगा, जो रोज़गार चाहेगा, जो अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिले वो चाहेगा, भाईचारा बने वो चाहेगा। तो हमारा तो ये समीकरण है कि हम अच्छा माहौल और अच्छी व्यवस्था बिजनौर को दे पाएँ। आप किस सिंबल से चुनाव लड़ेंगी? देखिए, मैं इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बनूंगी और मेरे परिवार की हमेशा से ही एक सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने की एक सोच है। तो हम लोग सेकुलर राजनीति करते हैं और हम इंडिया गठबंधन से ही कैंडिडेट होंगी मैं। तो विपक्ष के तौर पर आप अपने आप को कहाँ पर देख रही हैं आरएलडी के सामने? देखिए, आरएलडी का यहाँ कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रभाव कभी नहीं रहा है कि कोई आरएलडी का है। इस वक्त तो सीधा सीधा चुनाव होगा कि एक तरफ जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और एक तरफ जो देश में एक भाईचारा कायम रखना चाहती हैं, जो संविधान को बचाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। उस नेता के साथ, उस गठबंधन के साथ हम रहेंगे जो संविधान को बचाए, वो हर छोटे बड़े को साथ में लेके चले, जो भाईचारे को कायम रखने की जिसकी सोच हो। तो हमारा तो यही है कि हम गठबंधन से टिकट मांग रहे हैं और संभावना भी पूरी है कि टिकट हमें मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे और मौका मिलेगा तो विकास करेंगे, जो कि हमारे परिवार का या मेरा ही हमेशा ही ये रहा है कि हमें बिजनौर को कहीं हिंदुस्तान के नक्शे पे एक पहचान देने का काम करें। वैसे बिजनौर अपने आप में भी बड़ी ऐतिहासिक जगह है।
जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन बिजनौर ऐसी जगह है जहाँ लोग घूमने आए, जहाँ जो हमारी एक इतिहास है, जो नाम रखा गया है हिंदुस्तान का, उन भरत का जन्म भी, जो भारत का नाम रखा गया है, तो ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का भी जन्म यहीं पर हुआ था। तो हम तो चाहेंगे कि लोग बिजनौर को जाने, बिजनौर में घूमने आए, बिजनौर के भाईचारे को देखने आए। तो हमारा तो यही मुद्दा है। तो यहाँ पर सांसद हैं बसपा से और विधायक हैं भाजपा से जी, आप क्या देखती हैं कि कितना विकास हुआ है? देखिए, मेरा हमेशा राजनीति में ये मानना है कि हम किसी दूसरे की आलोचना ना करें, उसके काम को कम ना आके। आप विपक्ष की जगह पर खड़ी हैं, आप विपक्ष हैं। मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि मेरा ये मानना है कि हम अपनी लाइन लंबी करें, हम उनसे कुछ अच्छा करके दिखाएं। और भाई जो हर 5 साल में चुनाव होते हैं, वो अगर पहले गलतियाँ हुई हैं तो उसको सुधार करने का, करेक्शन करने का, एक नया इलेक्ट करने का, नए व्यक्ति को चुनने का एक मौका होता है। और हम हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहें कि किसी ने कुछ नहीं किया। हमारा तो ये मानना है कि हमें मौका मिलेगा तो हम वो करके दिखाएंगे जो पहले किसी ने कभी नहीं किया होगा, और उनसे लंबी विकास की लाइन खींचना चाहेंगे। और देखिए, जो देश की में कामयाबी होनी होगी वो विकास से ही होगी। जब हमारे बच्चे एजुकेट होंगे, उन्हें ज़्यादा अच्छा वातावरण मिलेगा, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, तो वो अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। जो सपने उनकी आंखों में हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे। मौजूदा सरकार भी दावा करती है विकास के। आप देख रहे हैं उनके पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, राम मंदिर है, विकास के मुद्दे हैं, मोदी गारंटी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि सब हम भी धार्मिक हैं, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है इस डेमोक्रेसी में। जहाँ तक विकास है, विकास तो आप भी, मुझे नहीं मालूम आप किस रोड से आए हैं। अगर आप अभी दिल्ली से या मेरठ से बिजनौर आए होंगे तो हो सकता है कई जगह गिरते गिरते बची हो आपकी गाड़ी, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। तो ये क्या है, गड्ढे भी नहीं भरे जा सकते तो और क्या विकास की बात करेंगे हम। आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है वो राशन दे रहे हैं। तो क्या इस देश को विकसित देश कहा जा सकता है? क्या इसको 9-10 साल की जो सरकार रही उसमें आज भी हम डबल इंजन की सरकार, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो आज भी 80 करोड़ लोगों को, परिवारों को राशन देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब तो हम कहीं बहुत पीछे हैं। हम मतलब दावा भरते हैं विश्व गुरु बनने का, और हमारे लोग आज भी राशन का पैकेट से खाना खा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो ये होती कि लोग यहाँ से माइग्रेट ना करते और देशों में। हमारे युवा, जो हम ब्रेन है हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान में काम करते और सेवाएं देते अपनी, और यहाँ से ना माइग्रेट होते, तो वो कामयाबी होती। 80 करोड़ तो मोदी जी भी अभी मौका मिला है, उन्हें मजदूरों को भेज रहे हैं इजराइल। तो ये भी कोई शर्म की ही बात है कि वहाँ जा रहे हैं। हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है इसीलिए तो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं यहाँ से लोग? भाई अगर हमारे देश में ही अवसर होते, उन्हें कौन अपने परिवार से दूर जाना चाहता है? अब किसी मजबूरी, ये भी मानते हैं कि ये गर्व की बात है कि मोदी पर भरोसा किया इजराइल ने और यहाँ से उन्होंने मजदूरों को मांगने की अपील की मोदी जी। मेरे हिसाब से ये कोई अभिमान करने की बात नहीं है, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश में उनके लिए रोज़गार के अवसर नहीं हैं। कोई भी अपने परिवार से दूर जाना नहीं चाहता है, मजबूरी में जाता है। तो ये अच्छा वातावरण आदरणीय मोदी जी हिंदुस्तान में बनाते तो अच्छा होता, और हम गर्व से कह पाते कि हमारे यहाँ किसी को इस राशन के पैकेट की ज़रूरत ना होती। स्वाभिमान से वो अपने पढ़ाई करते, स्वाभिमान से रोज़गार करते, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, माता पिता का भरण पोषण करते, तो ज़्यादा गर्व की बात होती। खाली दाल या गेहूँ या सरसों का तेल मिलने से या रिफाइंड मिलने से तो गुजारा नहीं होता ना। बच्चों के लिए और बहुत सी तमाम ज़रूरतें होती हैं जो माँ करना चाहती है। खिलौने देना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छा वातावरण देना चाहती है, अच्छे कपड़े पहनाना चाहती है। तो खाली ये 5 किलो का पैकेट हाथ में मिलने से तो काम नहीं चलता है। ये उनकी मदद से कम और विज्ञापन के तौर पे ज़्यादा फ़ायदा इसका नज़र आ रहा है। तो इस मोदी में माहौल में विपक्ष अपने आप को कितना मजबूत देखता है?
नहीं, विपक्ष बिल्कुल मजबूत है। देखिए, कोई भी देश तब तरक्की करता है जब हम हर गरीब को, हर छोटे बड़े को, हर समाज को, हर बिरादरी के लोगों को, हर धर्म के लोगों को आगे लेके चलेंगे। तभी ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है, तभी अच्छा वातावरण हो सकता है। ये हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ विभिन्न जातियों के, विभिन्न भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों के मानने के वाले लोग सब भाईचारे के साथ साथ में रहते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द होता है, हम एक दूसरे के खुशी में मिलते हैं, दुख में मिलते हैं। तो असल हिंदुस्तान तो ये है। हमारा तो यही विषय है कि हम संविधान की रक्षा के लिए, भाईचारे के लिए, विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन का यही उद्देश्य है। और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सब धर्म के, सब समाज के लोग, आप देख रहे हैं कि लोगों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है उनकी खेती का। हर चीज़ के रेट बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं भी एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इन कुछ सालों में। खाद का रेट बढ़ा है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा है, और जो उनकी फसल है उसका रेट नहीं बढ़ा है। तो किसान बहुत परेशान है, खेतों में जानवर घूम रहे हैं, वो चौकीदारी करनी पड़ रही है। एमएसपी के लिए किसानों ने पिछले 2 साल पहले इतने 1 साल से भी ज़्यादा धरना दिया, फिर भी उनके जो उस वक़्त चीज़ें मानी गई उनको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो उनकी एमएसपी की मांग थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। तो जो ये मौजूदा सरकार है वो दूसरों के हाथों में, कुछ चंद लोगों के हाथों में पूरे देश को देना चाहती है। जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनको चंद लोगों के हाथ में देना चाहती है। तो ये तो फिर मोहताज हो जाएंगे, कुछ चंद लोगों का गुलाम हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान। तो ये कहीं बहुत गलत है। और देखिए, अभी भी आप देख रहे होंगे कि बॉर्डर पे लोग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं रबड़ की। उससे पहले भी 700 किसानों की जान गई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब क्यों करना पड़ रहा है जनता को? किसानों के बीच में इसका असर कैसे दिखेगा, क्या दिख सकता है? क्योंकि अभी आरएलडी जिस तरह से चुनाव, भाजपा के साथ गठबंधन में अभी चुनाव लड़ रही है, तो क्या इसका फ़ायदा मिलेगा या कुछ? देखिए, वो उनका एक निजी फैसला है और कोई उसका बहुत बड़ा प्रभाव भी नहीं है। कुछ एक सीमित क्षेत्र में आरएलडी का प्रभाव है, कोई ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में उसका प्रभाव पड़ने वाला है। और भाई, अगर नेता उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं, और लोग भी उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के हट जाने से उनकी लड़ाई बंद हो जाएगी या उनकी परेशानी कुछ कम हो गई है, ऐसा नहीं है। वो लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी बॉर्डर पे पड़ी हुई हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान सरकार को उसका निस्तारण करना चाहिए। जो वायदे पहले किए थे उन वायदों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ आज भी बहुत ज़रूरत है कि नौजवानों के रोज़गार के लिए कोई यहाँ इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे कोई और जो है कारोबार शुरू हो, जिससे कि वो काम में लगें। बाहर भागना पड़ता है, कोई चंडीगढ़ काम कर रहा है बच्चा, कोई दिल्ली कर रहा है। तो यहाँ बहुत ज़रूरत है काम की। और हमारा आरएलडी, बीजेपी किसी से कोई वो नहीं है। वो अपना, उनके जब वो अपने मुद्दों पे ही नहीं रहे, जितने साल उन्होंने लड़ाई लड़ने की बात कही कि भाई हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मुद्दे से ही भ्रमित हो गए भाई। तो ये तो, इसमें तो मैं क्या कहूँ फिर इसके बारे में। यहाँ पर जनता के साथ आपका जुड़ाव कैसा है? आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर लोग आपको वोट करेंगे, क्यों भरोसा करेंगे, क्या समीकरण है आपका? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि जनप्रतिनिधि को उनके बीच में रहना चाहिए, उनके सुख में, उनकी दुख में, उनकी समस्याओं में। तो पहली तो मेरी जो बहुत मतलब एक साउंड चीज़ है कि मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, उनके हर सुख दुख में। और ये कोई एहसान की बात नहीं है, ये एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए और उनकी आवाज़ को उठाना चाहिए, उनके समाधान कराना चाहिए समस्याओं का। और दूसरी बात ये है कि कोई बाहरी नहीं हूँ, क्योंकि भाई यहीं लोकल हूँ। यहाँ बिजनौर के लोग बार बार छले गए हैं, ठगे गए हैं कि कोई भी आता है और इनकी वोटों की फसल काट के और 15 दिन में 20 दिन में चला जाता है। तो इस बार लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है
कि हम अपना मतलब जो जनप्रतिनिधि हो वो लोकल का हो, किसी दुख सुख में उसके पास जा सकें। और दूसरी बात ये है कि वो उसकी कहीं नीयत और मंशा साफ होनी चाहिए कि वो काम करे। वो जो भी यहाँ तमाम तरीके की समस्याएं हैं, अभी एक हफ्ते पहले सड़क घात जो गड्ढे हुए हैं सड़कों में, आए दिन हादसे हो रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले ही 3 लोगों की मृत्यु हुई है इसी हाईवे पे। तो ऐसी ये तमाम ये जो महसूस करने वाला व्यक्ति है उसके लिए बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बिल्कुल इस वर्तमान सरकार इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही कि भाई क्या सड़कों का बदहाली है, यहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकारी अच्छे अस्पताल नहीं है। तो ये सब चीज़ें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और भाई हमने हमेशा विकास के लिए काम किया है, जब भी हमें अवसर मिला है हमने विकास किया है। इस बात की आप क्षेत्र में भी जानकारी कर सकते हैं, चाहे पुल बनाने हो, सड़कें बनानी हो, कॉलेज बनाने हो, आपके हॉस्पिटल बनाना हो, मतलब जो भी हमारे छोटे से कार्यकाल में हमने कर पाए हैं। और बहुत सारी दिमाग में चीज़ें हैं कि बिजनौर में क्या क्या होना चाहिए। यहाँ जो बिजनौर है अब धीरे धीरे बढ़ गई है आबादी, व्हीकल्स बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे भी फ्लाईओवर्स बनने चाहिए, लोगों को घंटों जाम में न फंसे रहना पड़े। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो जनता से जुड़ाव है, जो हमने हमेशा एक ही नज़र से छोटे को बड़े को अमीर गरीब सबको एक नज़र से देखने का काम किया है, हर जाति धर्म का सम्मान किया है, तो यही हमारी ताकत है। और इसी बुनियाद पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब समानता से एक दूसरे को देखा जाए, मिलजुल के काम किया जाए और बिजनौर को कहीं बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है कि भाईचारा कायम हो, कि हम सब लोग आपस में प्यार भाव से रहें। जो हमारी एनर्जी है, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका किसी विनाश के लिए, किसी से द्वेष के लिए इस्तेमाल ना हो, वो एक पॉजिटिविटी के लिए, एक सकारात्मक काम करने के लिए इस्तेमाल हो। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी क्षेत्र की जनता से? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोगों ने मेरी वर्किंग देखी है और मैंने ईमानदारी से मतलब वैसे तो बड़ा बेईमानी लफ्ज़ है ये कि ईमानदारी से राजनीति की है या ईमानदारी से अपने लोगों के साथ रही हूँ। अगर वाकई में मैं अपने क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने क्षेत्र के लोगों को प्यार किया है और क्षेत्र में मतलब एक जुनून के साथ काम किया है, उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, और ये कोई एहसान भी नहीं है, ये मेरे मतलब दिल की भी एक इच्छा भी है और मतलब मेरा ये वर्किंग भी है, और दूसरे ये भी है कि करना भी चाहिए मुझे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सोच समझ के अगर वाकई में क्षेत्र का विकास चाहते हो, वाकई में अपना कोई चाहते हो हमदर्द, तो भाई मैं यही कहूँगी कि कोई गलती ना करें, कोई मतलब किसी के छलावे में ना आए, किसी घपले में ना आए, और सब लोग मिल के वोट करें इस बार इंडिया गठबंधन को, और चुनाव जिताएंगे तो दिन और रात जैसे बिजनौर के लोगों की सेवा करने का काम किया है उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के नई ऊर्जा के साथ बिजनौर का विकास करने का काम करूंगी और सबको साथ लेकर चलने का काम करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो बिजनौर की लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन से रुचि वीरा जी चुनावी मैदान में हैं। अक्सर जब चुनाव नज़दीक आता है तो नेता अपने जनता को लुभाने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि जनता का पसंदीदा नेता होता है और उसे भरोसा करके जिताकर वो संसद तक पहुंचाने का काम करता है। आपके ऊपर डिसीजन है, आप विकास के मुद्दे पर आप वोट करना चाहते हैं या सनातन या किसी धर्म मजहब के ऊपर उलझ कर रहना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। देखते रहें मेरी पड़ताल।